हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। लास्ट क्लास में हमने बेसिकली डिस्कस किया था कि इनहेरेंट लिमिटेशंस क्या होती हैं ऑडिट की, उसको हमने बहुत अच्छे से टेकअप किया था। उसके अलावा हमने पढ़ा था ऑडिट के अगर दूसरे डिसिप्लिन्स के साथ, दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ क्या क्या रिलेशनशिप है। अगर ऑडिट ज़रूरी है तो ऑडिट के साथ और कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो, अगर मैं अगर बात करूं सिर्फ ऑडिट की, तो ऑडिट सिर्फ ऑडिट को लेके हम किसी कंपनी में एग्जामिनेशन इंस्पेक्शन नहीं कर सकते हैं बुक्स एंड अकाउंट्स का। उसके साथ हमें अकाउंटिंग की नॉलेज होनी चाहिए, हमें लॉ की नॉलेज होनी चाहिए, मैथ्स की होनी चाहिए, स्टैटिस्टिक्स की होनी चाहिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की होनी चाहिए। तो हमने इन सब रिलेशनशिप की बात की थी कि अगर ऑडिटिंग की इन सब डिसिप्लिन्स के साथ क्या क्या रिलेशनशिप है, अगर ऑडिटिंग ज़रूरी है तो ये भी ज़रूरी है। अच्छा, रही बात इनहेरेंट लिमिटेशंस की, तो उस पे मैंने आपको साफ साफ बता दिया था कि कुछ ना कुछ रिस्क रहता है। पूरी तरह से ऑडिट रिस्क ज़ीरो नहीं हो सकता है, पूरी तरह से एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं ले सकते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटेरियल मिसस्टेटमेंट से फ्री हैं। तो इस चीज़ का एब्सोल्यूट अश्योरेंस हम पूरी तरह से नहीं ले सकते हैं। इसीलिए इनहेरेंट लिमिटेशंस ये बोलती हैं कि भले ही ऑडिटर कितना जोर क्यों ना लगा दे ऑडिट करते टाइम, लेकिन तब भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से उसके ऑडिट प्रोसेस में थोड़ी सी लिमिटेशन लग जाती है, थोड़ा सा एक रुकावट कह सकते हैं आप लोग, वो लग जाता है। जैसे नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो गई, ठीक है, किस तरह से मैनेजमेंट बना रहा है, फिर वो बता रहा है सही से नहीं बता रहा है, उस पर डिपेंड करते हैं हमारे ऑडिट प्रोसीजर्स। उसके अलावा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और मतलब कब कब रिपोर्ट हो रही है, बेनिफिट और कॉस्ट में बैलेंस बन रहा है नहीं बन रहा है, उसके मैंने आपको एग्जांपल्स दिए थे। कभी कभी कॉस्टिंग बढ़ जाती है बेनिफिट से। फिर बाकी मैटर्स में जैसे फ्रॉड हो गया, रिलेटेड पार्टीज जहाँ जहाँ इन्वॉल्व है, रिलेटिव्स इन्वॉल्व है मेनली, उनके बीच में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, क्या पब्लिक इंटरेस्ट में, क्या कंपनी में, जैसे अगर रिलेटिव्स शेयर होल्डर्स हैं तो क्या कंपनी के ऑब्जेक्टिव की तरफ वो लोग ध्यान दे भी रहे हैं कि नहीं। फ्यूचर इवेंट्स कुछ ऐसे क्रिएट हो सकते हैं जिसकी वजह से एंटिटी ज़्यादा टाइम ना एग्जिस्ट करे, वो बंद हो जाए। तो ये सब बातें हुई थी, इलस्ट्रेशंस डिस्कस हुए थे। इसके अलावा मैंने आपको जैसे बताया रिलेशनशिप ऑफ ऑडिटिंग विद अदर डिसिप्लिन्स, जिसपे हम लोग ने ये बातें करी थी। ठीक, आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि स्टैंडर्ड्स बनाता कौन है। ठीक है, इस पे आज हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं, क्योंकि अगर मैं आपको बहुत डिटेल में बताने लगूंगी तो हो सकता है आपको मोनोटोनस फील होने लगे। ये सब्जेक्ट ऐसा है कि इसमें एंड लॉ में थ्योरी क्योंकि रहती है पूरी, तो पढ़ते पढ़ते पीपल, स्टूडेंट्स टेंड टू फील बोर्ड, they get bored. Sometimes it happens, and it's a human, nature. It's a human emotional instinct if it happens with everyone, so there is nothing harm in that. But still we should try to study in such a manner that even if we are trying to, even if we are extracting best out of the whole material which is available in front of us, उसमें से बेस्ट भी हम निकाल के पढ़ के समझ जा रहे हैं, तो हमें पूरा डेटा, पूरी इंफॉर्मेशन एक एक लाइन वाइज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम जस्ट समझ रहे हैं, अगर हम जो पैराग्राफ रिटन है, जो प्रोविजन रिटन है, उसका मतलब हमें समझ आ रहा है, तो वो हम अपने वर्ड्स में फ्रेम कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं प्लेस करता है कि आप अपने वर्ड्स में नहीं लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं बोलता है। उल्टा आप अगर इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज नहीं लिख पा रहे हो, आपको डिफिकल्टी आ रही है बिकॉज जो भी वर्ड्स यूज हो रहे हैं, तो आप उसे अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करके बड़े आराम से कोट कर सकते हो, लिख सकते हो। लेकिन ये है कि जैसे अगर आप सेक्शन नंबर कोट करते हो तो सेक्शन नंबर सही होना चाहिए, अगर वो गलत हो गया तो उसकी वजह से आपका पूरा आंसर गलत माना जा सकता है और आप अच्छे खासे मार्क्स लूज कर सकते हो। तो उस चीज का ध्यान होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस।
जैसे कि लास्ट क्लास में आई जस्ट गिव अ ब्रीफ आइडिया कि एक फेडरेशन है, एक कम्युनिटी है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स, जो कि बनाई गई थी ताकि अकाउंटेंसी के प्रोफेशन को इंटरनेशनली क्रेडिट मिले, अक्लेम किया जाए और इंटरनेशनली उसे फेमस किया जाए। ठीक है, तो वो एक फेडरेशन, एक कम्युनिटी सॉर्ट ऑफ यू कैन से, वो बनाई गई थी जिसने इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड्स बोर्ड को एस्टैब्लिश किया है। यानी कि अगर मैं बात करूं इसमें रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड की, तो इसमें एक ये जो है हमारे IFAC बोर्ड, इन्होंने IAASB बनाया, इंटरनेशनल ऑडिटिंग अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, यानी कि सबसे पहले आए हमारे IFAC, इन्होंने जन्म दिया IAASB को। ठीक, जो कि क्या देख रहे हैं, पब्लिक इंटरेस्ट में अपनी अथॉरिटी में हाई क्वालिटी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बनाना, ताकि वो वर्ल्ड में कहीं भी यूज हो सके। ठीक, तो IFAC बोर्ड ने एक तरह से असाइनमेंट दिया IAASB को, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आप ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स का निर्माण कीजिए, हाई क्वालिटी बनाइए और वो पब्लिक इंटरेस्ट में होने चाहिए। तो IAASB एक इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है अंडर द ऑस्पिसीज ऑफ IFAC, यानी कि जैसे अगर हम इसमें बात करें ना, तो ये इसकी गाइडेंस में काम करता है, यानी कि IAASB IFAC की गाइडेंस में काम करता है और उसका ऑब्जेक्टिव मेनली यही है कि हाई क्वालिटी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए जाएं, लोगों को उससे मदद मिले। ठीक है, तो ये एक उनका बेसिकली मोटिव है। ठीक, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हो, नेशनल तो हुई, इंटरनेशनल भी हो, ऑल ओवर वर्ल्ड में वो यूज हो। ठीक है, तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स की यहाँ पे बात करी गई है, जल्दी से हम इसे देख लेते हैं। ठीक, बहुत बेसिक बेसिक से हैं, आपको समझ आ जाएंगे। सबसे पहले बात करी है एस्टैब्लिशिंग हाई ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स एंड गाइडेंस फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट। देखिए, ऑडिट करना बहुत ठीक है, CA इन्वॉल्व हो रहा है उसमें, ऑडिट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जामिनेशन कर रहा है, अपने सैम्पलिंग मेथड्स यूज कर रहा है, टेस्टिंग भी कर रहा है, जैसे जैसे उसे रिक्वायर्ड है वो उस हिसाब से ऑडिट कर रहा है, लेकिन कोई तो स्टैंडर्ड का एक सेट होना चाहिए ना, जो उसे गाइड करता रहे। अब अगर वो ये देख रहा है कि मैनेजमेंट ने रिप्रेजेंटेशन दिया, असर्शन दिया, और वो अप टू द मार्क नहीं लग रहा है, उसमें वो कन्विंसिंग या सेटिस्फैक्ट्री नहीं लग रहा है, तो ऑडिटर तो ये कहेगा ना कि अब ये सेटिस्फैक्ट्री या कन्विंसिंग नहीं है। तो एक जैसे ऐसे इसमें इन्वॉल्व्ड है, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग है मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन को लेके, उसको वो पढ़ेगा, उसको एनालाइज करेगा, उस हिसाब से फिर अपना एक्शन लेगा, उस हिसाब से अपना एक्शन लेगा कि हमें इसे कंसिडर करना है या नहीं करना है। कि जैसे ऑडिट रिपोर्ट बनानी है, तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। बॉडी जो होती है ऑडिट रिपोर्ट की, मेनली जो कंटेंट होता है, उसकी फॉर्मेटिंग की बात तो करी है हमारे एसेज में, उसमें बॉडी में कैसे लिखना है, कैसी लैंग्वेज यूज होनी चाहिए, ये सब तो ऐसे ही बताएगा ना, ये सब चीजें ऐसे गाइड करेगा CA को कि उसमें कैसी लैंग्वेज होनी चाहिए, कन्विंसिंग भी हो, फाउल लैंग्वेज ना यूज हुई हो, अब्यूजिव वर्ड्स ना यूज हुए हों, बहुत ज़्यादा डेरोगेटरी लैंग्वेज यूज ना की गई हो। तो इस टाइप की चीज़ें ऑडिटर को ऐसे ऐसे पढ़ के ही तो पता चलेंगी। या लेटर ऑफ एंगेजमेंट जो होता है ऑडिट करने से पहले, अपॉइंटमेंट लेटर होता है जैसे कि, तो वो कैसे कैसे दिया जाता है ऑडिटर को, फिर वो उसे एक्सेप्ट करता है, उसके बाद अपने फंक्शन शुरू करता है, फिर ऑडिट प्रोग्राम कब बनाना है, कैसे उसको इनिशिएट कराना है, तो इन सब का गाइडेंस उसे स्टैंडर्ड्स के थ्रू मिलेगा। क्योंकि अगर वो कहीं भी अटकेगा,
अगर ऑडिटर कहीं भी अटकेगा, उसको लगेगा कि अब हम यहाँ फंस रहे हैं ऑडिट करते टाइम, तो कोई भी तरह का गाइडेंस, उसको कोई भी तरह की हेल्प चाहिए होगी, तो वो उसे स्टैंडर्ड से मिलेगी। चाहे क्रेडिटर्स डेटर्स को ही वो एनालाइज कर रहा है, उनका ट्रेंड देख रहा है, उनकी साइकिल देख रहा है, कितने डेज में, कितने मंथ्स में पेमेंट रिसीव हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो वो सब चीज़ें, सब कुछ स्टैंडर्ड से हेल्प मिलेगी। स्टैंडर्ड्स अकाउंटिंग वाले भी हेल्प करेंगे, उधर से ऑडिटिंग वाले भी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली वो स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट ने, जैसे वो बोर्ड प्रिस्क्राइब किया, फिर IAASB ने बनाया, तो ये वाइडली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स हैं। अगर इन स्टैंडर्ड्स को बेस पे रख के ऑडिट किया जा रहा है, तो चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो बैंक्स हो, चाहे वो स्टेक होल्डर्स हो, कोई भी हो, सब उसे, उस पर्टिकुलर ऑडिट रिपोर्ट को ट्रस्ट करेंगे उस पर। ठीक है, समझेंगे अच्छे से, और उनको मेनली दिक्कत नहीं होगी जब अपना खुद का स्टेक लगाना होगा कंपनी में, इन्वेस्टमेंट करना होगा, तो उस टाइम पे वो हेजिटेट नहीं करेंगे, रिलक्टेंट फील नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि ऑडिट रिपोर्ट एज पर स्टैंडर्ड्स प्रिपेयर की गई है। ठीक, तो ये एक पॉइंट हो गया सबसे पहले। दूसरा पॉइंट क्या है? एस्टैब्लिशिंग हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड गाइडेंस। हाई क्वालिटी अगर नहीं होंगे, अगर ऐसे ही कोई भी स्टैंडर्ड किसी भी तरह का बना दिया बिना किसी डिस्कशन के, बिना किसी जैसे रिकमेंडेशन के, तो वो कैसे वर्क करेगा? उसकी अगर हम बात करें उस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड की, अगर वो हाई क्वालिटी नहीं होगा, चाहे वो फाइनेंशियल मैटर हो, नॉन फाइनेंशियल मैटर हो, तो वो इतना इम्पैक्ट नहीं कर पाएगा, ना लेंडर्स को, ना गवर्नमेंट को, ना बैंकर्स को। तो वो चीज़ कन्विंस नहीं करेगी उन्हें, स्टेक होल्डर्स को कन्विंस नहीं करेगी, अगर उन्हें अपना इन्वेस्टमेंट करना है कंपनी में। ठीक है, तो हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को लेके 3 पॉइंट है इसमें। एक तो हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल मैटर्स दोनों के लिए, बाकी सर्विसेज के लिए भी हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। फिर क्वालिटी कंट्रोल के लिए हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। क्वालिटी कंट्रोल यानी कि जैसे अपना जिस भी तरह का प्रोडक्शन हो रहा है उसमें अडल्टरेशन नहीं होना चाहिए, है ना? तो एक तरह से जैसे फूड प्रोड्यूसिंग, जो बेसिकली FMCG से जो जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज हैं, FMCG लाइन से, तो उसमें जो भी फूड से रिलेटेड प्रोडक्शन हो रहा है, जैसे पैकेज्ड नमकीन के पैकेट्स जैसे होते हैं, तो उसमें एग्रो मार्क होता है एक, तो वो एक अलग इंडिकेशन होता है कि इस पर्टिकुलर फेडरेशन ने, ठीक है, उस पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट को अपना मार्क दिया है कि ये प्रोडक्ट सेफ है खाने के लिए। ठीक है, इसमें कोई भी तरह का जैसे मिलावट नहीं की गई है। ठीक, तो ऐसे ही स्टैंडर्ड्स होने चाहिए कि ऑडिट रिपोर्ट को वो अपना एक मार्क दें कि ये ऑडिट रिपोर्ट जो इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की है, ये ऑर्गेनाइजेशन में इनहेरेंट रिस्क की मैं बात नहीं कर रही हूँ, इस ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, मतलब वो इस चीज़ का एक अश्योरेंस दे कि इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है और ये कंपनी के प्रॉफिट्स अच्छे हैं, शेयर प्राइसेस भी अच्छे जाते हैं, हमेशा हायर ट्रेंड में रहते हैं, कभी लो नहीं होते हैं, और लॉसेस तो कभी इनकर हुए ही नहीं पिछले 3 साल से। तो इस तरह से क्वालिटी कंट्रोल को वो बनाते हैं, एस्टैब्लिश करते हैं ये स्टैंडर्ड्स। अच्छा, फिर दूसरे प्रोनाउंसमेंट्स भी होते हैं जो ऑडिटिंग में हेल्प करते हैं। ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस में जो भी ऑडिटर्स हैं, प्रोफेशनल ऑडिटर्स हैं, CA फर्म्स हो गई, उनको बेसिकली हेल्प करते हैं वो प्रोनाउंसमेंट्स, और वो प्रोनाउंसमेंट्स हमारे सिलेबस में हैं, वो भी हम देखेंगे आगे। ठीक, अच्छा, इसके अलावा ये तो हो गए ऑब्जेक्टिव्स की हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बनाना।
फिर इसमें जो ये ग्रीन में बॉक्स में मेंशन्ड है, बेसिकली ये वही चीज़ें हैं जो हम लोग ने अभी डिस्कस करी। जैसे आईएफएसी बोर्ड बनाया गया है, उसने आईएएएसबी बोर्ड बनाया कि पब्लिक इंटरेस्ट में वो हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बनाए पूरे वर्ल्ड में। एंड ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड के बारे में क्या लिखा है? अब जैसे आईएफएसी है, ठीक है, एक मैं इसमें डिपिक्ट कर देती हूँ अच्छा ऐसे। अब ये आईएफएसी है, इसके बहुत सारे मेंबर्स हैं, ठीक है, बहुत सारे इनके मेंबर्स हैं। तो उसमें से एक मेंबर है आईसीएआई, अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंस्टीट्यूट, ठीक। तो ये जो है ये काम करता है आईएफएसी के अकॉर्डिंग, जो भी वो अपनी गाइडलाइंस इशू करते होंगे तो वो इनसे डिस्कस करके अपना उसको जैसे लॉन्च करते होंगे, ठीक। लेकिन आईसीएआई ने ये एएएसबी बोर्ड बनाया है, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स बोर्ड, ताकि प्रैक्टिसेस को एनालाइज किया जाए। इंडिया में जो प्रैक्टिसेस चल रही है ना ऑडिट की, उन्हें एनालाइज किया जाए, क्वालिटी कंट्रोल चेक किया जाए। तो आईसीएआई ने एक अलग बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया है, एएएसबी। कंफ्यूज मत होइएगा, आईएफएसी के मेंबर हैं आईसीएआई। आईएफएसी ने इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड बनाया है ताकि वो वर्ल्ड में जितने भी स्टैंडर्ड हैं सब बना सके हाई क्वालिटी पब्लिक इंटरेस्ट में। लेकिन आईसीएआई ने अलग से ये एक बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया है, एएएसबी, जो कि इंडिया में जितनी प्रैक्टिसेस हैं ऑडिटिंग की उस पे नजर रखी जा सके, ठीक है, इसलिए ये बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया गया। अब इसमें बात करी जा रही है कि इस पर्टिकुलर बोर्ड का क्या रोल है, इस पर्टिकुलर बोर्ड का क्या रोल है, इस पे बात करी है, इस पूरे पैराग्राफ में इस पे बात करी गई है। तो हम ये देख लेते हैं एक बार। अब जैसे हमें ये पता है कि इंस्टीट्यूट जो सीए का इंस्टीट्यूट है अपना, वो आईएफएसी का मेंबर है और वो आईएफएसी की गाइडलाइंस के हिसाब से काम करता है। तो उन्होंने ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस कमिटी बनाई थी, अपने आईसीएआई ने ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस कमिटी बनाई थी 1982 में, एपीसी करके। तो इसका मेन फंक्शन था कि इंडिया में जितनी प्रैक्टिसेस चल रही हैं ऑडिट की और जो भी स्टैंडर्ड्स फॉलो होने चाहिए तो उन्हें बनाया जाए। ये एक कमिटी बनाई थी आईसीएआई ने, ठीक। फिर जितनी भी स्टैंडर्ड ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस हैं इंडिया में, उनको बनाने के लिए जो एपीसी है, एपीसी यानी कि ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस कमिटी, वो इंटरनेशनल गाइडलाइंस के हिसाब से जो भी गाइडलाइंस हमारे आईएफएसी बनाते थे उन गाइडलाइंस के हिसाब से वो ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस बनाते थे, ठीक है, एपीसी यानी कि ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस कमिटी। तो जितनी भी अपनी प्रैक्टिसेस बनाते थे इंडिया की, तो उसके लिए कमिटी जो है वो इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस को कंसिडर करके, स्टैंडर्ड्स को, गाइडलाइंस को कंसिडर करके बनाती थी। और जुलाई में, जैसे 1982 में ये एपीसी बनी, ठीक है, और जुलाई 2002 में, जुलाई 2002 में ये कमिटी कन्वर्ट हो गई एएएसबी में। इंस्टीट्यूट ने कन्वर्ट करा उसको, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स बोर्ड। ये आईसीएआई के सानिध्य में है, एक तरह से बोला जाए तो आईसीएआई इस पे वर्क करता है बेसिकली। जो भी प्रैक्टिसेस फॉलो होनी चाहिए उसके लिए ये कमिटी आईसीएआई ने बनाई है, और आईसीएआई मेंबर किसका है? आईएफएसी का, ठीक। इतना समझ आया आप सबको? एपीसी कमिटी पहले बनाई गई थी और उसे कन्वर्ट किया गया एएएसबी में, और एएएसबी का पूरा पूरा जो वर्किंग है वो कौन देखेगा, उसको कौन गाइड करेगा? आईसीएआई। आईसीएआई को कौन गाइड कर रहा है? आईएफएसी, ठीक। और एसएपीज यानी कि स्टैंडर्ड ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस को किस पे चेंज किया गया? ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स, एएएस। तो इसमें ये डेवलपमेंट हुआ है।
और इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उसे इम्प्रूव किया जाए, IASB के, ठीक है, और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बनाए गए जिसके बारे में मैंने बात करी आपसे पहले, जो अंडरस्टैंडेबल हो, क्लियर हो, केपेबल हो, बस यही सब चीज़ें। अच्छा, इसमें कुछ बात इस बारे में भी करी गई है कि ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड्स की कुछ रीनेमिंग वगैरह हुई होगी पहले, रीनंबरिंग, कैटेगराइजेशन, तो उस बारे में हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक बोलता है। जैसे ये आए हमारे एसेज, हम इसको यूज करते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में के ऑडिट में, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। फिर SREs, अच्छा ऑडिट में हम ऐसे यूज कर रहे हैं, उसको रिव्यू करने में हम SRE यूज कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज SAE, जितने भी अश्योरेंस इंगेजमेंट हैं ये सब हम पढ़ेंगे आगे, अभी हम इसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे। और SRS, प्रोसीजर्स जितने भी जुड़े हुए हैं एंगेजमेंट्स के, एंड अदर सर्विस रिलेटेड जो भी एंगेजमेंट्स हैं उसके लिए यूज होते हैं SRS। तो ये चार मेनली हम कवर करने वाले हैं अपने नेक्स्ट अपकमिंग क्लासेस में। तो ये हम जैसे अपनी अपकमिंग लेक्चर्स में इसको रिव्यू करने वाले हैं। इसके अलावा हम एक बार ये देख लेते हैं कि जैसे इसमें एक रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, ठीक, ऑडिट का, तो ये एक बार स्टडी कर लेते हैं कि ये क्या है। जैसे इसमें ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स मेंशन है, ठीक है, यहाँ पे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक, तो पहले ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड्स बोर्ड आया, ठीक है, जिसने स्ट्रक्चर एक तरफ से बनाया प्रोनाउंसमेंट्स का, क्योंकि प्रोनाउंसमेंट्स भी एक अलग हमारी बुक है प्रोनाउंसमेंट्स की, जो ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड ने बनाई है। तो एक तो ये हो गई, दूसरा एक फ्रेमवर्क बनाया कि ऑडिट करना कैसे है, बाकी ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस जितने भी फंक्शंस होते हैं वो कैसे हमें इनिशिएट करके उसको कैसे कंप्लीट करना है बेटर मैनर में। तो इसमें एक तो हमारे स्टैंडर्ड्स फॉर क्वालिटी कंट्रोल है, एक है हमारे स्टैंडर्ड्स फॉर रिव्यू, इधर से हमारे स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस वाले हैं, और एक स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज हैं। तो ये SAE, SRE, SQC, SRS जो भी हम लोग ने पढ़ा बेसिकली उसी के लिए है, उसी के रिस्पेक्ट में है ये, ठीक है। फिर इसमें बेसिकली क्या मेंशन्ड है, ये मेंशन्ड है कि ये स्टैंडर्ड्स अप्लाई होंगे जब भी ऑडिट कैरी आउट हो रहा है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का ऑडिट हो रहा है, भले ही वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या नहीं हो, साइज उसका जैसा भी हो, और जो भी लीगल फॉर्म हो, जो ऑडिट की डेफिनेशन में हम लोग ने देखा था। और अटेस्टेशन करते टाइम, जैसे ऑडिट रिपोर्ट है, ठीक है, ये ऑडिट रिपोर्ट में हर एक CA जो ऑडिट रिपोर्ट देता है जैसे कंपनी में, तो उसमें लास्ट में CA फर्म का डेजिग्नेशन होता है और नीचे CA जो है वो साइन ऑफ करता है, तो उसमें CA के सिग्नेचर्स होते हैं, ठीक है। तो एक तरह से इसको बोलते हैं अटेस्टेशन फंक्शन, ठीक। ऑडिट रिपोर्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जब CA अटेस्ट करता है अपने इनिशियल्स या जो भी अपना सिग्नेचर देता है फर्म की सील के साथ, CA फर्म की सील के साथ, तो वो अटेस्टेशन फंक्शन होता है। तो अटेस्टेशन फंक्शन करते टाइम मेंबर्स को ये ध्यान देना होगा, इंस्टीट्यूट के मेंबर्स यानी कि जो जो इंस्टीट्यूट की मेंबरशिप कैरी करते हैं, जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं उन सबको फॉलो किया जाए ऑडिट करते टाइम। और अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उस टाइम पे ऑडिटर जो है क्या क्या चीजें लेके आए सामने, जो भी मटेरियल डिपार्चर्स हैं, यानी कि वो चीजें जो ऑडिटर को लगता है कि हाँ ये कुछ डिस्क्रिपेंसीज मिली हैं और ये नोटिस में आनी चाहिए, ठीक, एंड स्टैंडर्ड्स भी फॉलो नहीं कर रहा है, तो ऑडिटर को वो सब चीजें हाईलाइट करनी पड़ेंगी अपनी रिपोर्ट में, ठीक। तो एक तरह से ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन हाँ ड्यूटी, अगर ड्यूटी की बात करेंगे तो ड्यूटी में ये आ जाएगा स्टैंडर्ड्स फॉलो करने वाली बात, तो एक तरह से स्टैंडर्ड्स फॉलो करना ज़रूरी है।
एक अपनी रिपोर्ट को एक बैकिंग मिल जाती है ऑडिटर को। जब अगर स्टैंडर्ड्स को कोट करेगा, स्टैंडर्ड्स के हिसाब से रिपोर्ट बनाएगा तो उसे बैकिंग मिल जाएगी। बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स इंस्टीट्यूट इशू करता है, जैसे कि गाइडेंस नोट बीच बीच में इशू होते रहते हैं ना, किसी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को लेके इशू हो जाएंगे, तो ये सब चीज़ें जो भी काउंसिल के ओपिनियन के बाद जो भी लॉन्च होती हैं और इंस्टीट्यूट उन्हें इशू करता है, तो वो सब ऑडिटर्स को ध्यान में करके उस हिसाब से अपनी रिपोर्ट को बनाना होगा। मेंबर्स ऑफ इंस्टीट्यूट का इसमें नाम लिया जा रहा है, तो एक तरह से ऑडिटर्स की ही बात हो रही है। जो किसी ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करेंगे वो ऑब्वियसली मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट होंगे, क्योंकि उनके पास मेंबरशिप नंबर होगा। बिना मेंबरशिप नंबर के वो ऑडिट नहीं कर पाएंगे। ठीक है। और आजकल तो यूडन की फैसिलिटी हो गई है, पूरा ऑनलाइन जनरेट होने लगा है, मतलब आपके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होते हैं ऑडिटर के। ठीक है, इतना ज़्यादा फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट आ गया है इलेक्ट्रॉनिक। अच्छा, इसके अलावा क्या लिखा है, कुछ ड्यूटीज़ की बात करी है मेंबर्स ऑफ इंस्टीट्यूट की। अटेस्टेशन फंक्शन में क्या क्या ड्यूटीज़ होनी चाहिए उनकी बात करिए, तो देख लेते हैं वो भी। दो ड्यूटीज़ इसमें मेंशन्ड है। पहले तो कि जो भी डेविएशन हो अकाउंटिंग मैटर्स से रिलेटेड, प्रेजेंटेशन से रिलेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो उसके बारे में डिस्क्लोजर देना पड़ेगा ऑडिटर को। दूसरी चीज़ कि ऑडिट करते टाइम मटेरियल डिपार्चर्स हों, जिसकी बात मैंने करी थी, तो उसका अटेंशन देना पड़ेगा। ठीक है। और सारे गाइडेंस नोट्स हैं जो इंस्टीट्यूट प्रिस्क्राइब करता है, इशू करता है, वो सब फॉलो किए गए हों। ठीक। अगर मैं मटेरियल डिपार्चर्स की बात करूं, तो मटेरियल डिपार्चर्स होते क्या हैं, अगर हम उसको एक बार देखें कि, क्योंकि हमने मिस स्टेटमेंट तो पढ़ लिया है, अगर मटेरियल डिपार्चर देखें तो मटेरियल डिपार्चर मतलब कोई भी डेविएशन है स्टैंडर्ड जो मेंशन कर रहा है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, तो दैट मीन्स एक मटेरियल डिपार्चर है ऑडिट के हिसाब से। ठीक है। स्टैंडर्ड ये बोलता है, लेकिन स्टैंडर्ड के हिसाब से वो चीज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं दिख रही है, तो दैट इज मटेरियल डिपार्चर। और अगर वो दिख रहा है तो वो ऑडिटर को रिपोर्ट करना पड़ेगा। डेविएशन कोई है तो वो डेविएशन तो वो करेगा ही करेगा, जो चीज़ उसको डिस्क्रिपेंसी नज़र आती है, लेकिन अगर कोई मटेरियल डिपार्चर है तो वो भी हाईलाइट करना पड़ेगा अपनी रिपोर्ट में। फिर इसमें बात करी है गाइडेंस नोट की। अच्छा, गाइडेंस नोट का डिटेल डिस्कशन किया है, वो भी हम देख लेते हैं एक बार, क्योंकि उसके बाद बात होगी क्वालिटीज ऑफ एन ऑडिटर की, कि एक ऑडिटर में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो गाइडेंस नोट ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है। गाइडेंस नोट बेसिकली डिज़ाइन किए गए हैं मेंबर्स के लिए इंस्टीट्यूट के, कि प्रोफेशनल वर्क करते टाइम कोई भी मैटर है, किसी चीज़ में वो फंसते हैं या कंफ्यूजन होती है उनको, और वो रिलाई करना चाहें तो वो गाइडेंस नोट पे रिलाई कर सकते हैं, उनको उस पर असिस्टेंस मिलता रहेगा। जैसे डे टू डे वर्किंग में हम कोई ऐसी सिचुएशन का सामना करते हैं ना, कभी कभी वो चीज़ हमें स्टैंडर्ड भी नहीं बता पाता है। स्टैंडर्ड तो चलो बनाए गए हैं हेल्प करने के लिए, एएसबी ने बनाए हैं, लेकिन गाइडेंस नोट वो डे टू डे जो वर्किंग है, जो सीए एक एक्सपीरियंस करता है, ऑडिटर एक्सपीरियंस करता है ऑडिट करते टाइम, क्योंकि हर एक ऑडिट का अपना अलग ही स्ट्रक्चर होता है, ऑर्गेनाइजेशन टाइप अलग होता है, तो उस हिसाब से ऑडिट अलग होता है। किसी में कोई भी चीज़ आपको डिस्कवर हो जाएगी, किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपको कॉमन चीज़ मिलेंगी, जैसे आपको हर कंपनी के या हर एंटिटी के ऑडिट में मिलती है, लेकिन किसी किसी में आपको एकदम ही डिफरेंट कोई चीज़ नज़र आ जाए, तो उसके लिए बने हैं गाइडेंस नोट। ठीक है। तो उस केस में अटेस्टेशन फंक्शन करते टाइम मेंबर को ये देखना होगा कि जो भी गाइडेंस नोट की रिकमेंडेशन है वो किसी भी अकाउंटिंग मैटर को लेके वो फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही है। जैसे बीच बीच में ना इंस्टीट्यूट्स बहुत सारे गाइडेंस नोट बनाता रहता है, प्रिस्क्राइब करता है, अनाउंस करता है, तो उस हिसाब से ऑडिट करते टाइम ये देखना है एंटिटी में, जैसे किसी अकाउंटिंग मैटर को लेके ही है
और गाइडेंस नोट भी निकला है, तो दोनों को कोरिलेट करना है। अच्छा, ये गाइडेंस नोट निकला है तो ये हमारा फॉलो हो रहा है इस ऑर्गेनाइजेशन में कि नहीं हो रहा है। और उसकी एक हैंडबुक भी आती है, उसकी एक हैंडबुक भी प्रिस्क्राइब्ड है गाइडेंस नोट की। बाकी तो ऑनलाइन जो है आजकल सब रहता है, तो साइट पे पूरा दिख जाता है कौन कौन से गाइडेंस नोट्स हैं। ठीक है। अच्छा, रही बात क्वालिटीज ऑफ एन ऑडिटर की, तो इसमें क्या बात हो रही है, ऑडिटर को, ऑडिटर के बेसिकली उसको लाइमलाइट में लाके क्या क्या उसके अंदर की क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या क्या ट्रेट्स होने चाहिए उसके अंदर, उस बारे में बात हो रही है। तो जैसे यहाँ पे मेंशन्ड है, क्या मेंशन्ड है यहाँ पे, टैक्ट, कुछ वर्ड्स यूज हो रहे हैं इसमें क्वालिटीज के रूप में, जैसे कि टैक्ट हो गया, ठीक है, जैसे समझदारी जिसको बोलते हैं, कॉशन, फर्मनेस, गुड टेम्पर। अगर बैड टेम्पर रहेगा, बहुत ज्यादा अगर वो फ्रस्ट्रेटिंग टाइप का रहेगा, तो वो ऑडिट सही से कैरी आउट नहीं कर पाएगा, क्योंकि दिमाग कूल होना चाहिए होता है ऑडिट करते टाइम। इंटेग्रिटी, डिस्क्रिशन, स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहा है, अपना दिमाग क्या कहता है, अपना डिस्क्रिशन लगाओ। इस सिचुएशन में हम स्टैंडर्ड्स को देख रहे हैं, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि हम स्टैंडर्ड को भी नहीं इग्नोर कर सकते हैं और उस क्लाइंट की मजबूरी को भी समझना है, तो इस तरह से अपना डिस्क्रिशन लगाना है। इंडस्ट्री, इंडस्ट्री क्या बोलती है, इंडस्ट्री क्या बोलती है, अगर इंडस्ट्री में ऐसे मैटर्स सामने आए तो इंडस्ट्री क्या बोलती है, जजमेंट, पेशेंस, क्लियर हेडेडनेस एंड रिलायबिलिटी। ये तो मेन क्वालिटीज हो गई ऑडिटर की, ठीक है। और इसके अलावा क्या लिखा है, इन शॉर्ट ऑल दोज पर्सनल क्वालिटीज दैट गो टू मेक अ गुड बिजनेसमैन कंट्रीब्यूट टू द मेकिंग ऑफ गुड ऑडिटर। In addition, he must have the shine of culture for attaining a great height. He must have the highest degree of integrity backed by adequate independence. यानी कि ये सब क्वालिटीज तो है ही हैं, लेकिन जैसे बिजनेसमैन के अंदर जो होती है ना, जिस तरह से वो बिजनेस को कैरी आउट करता है, जो टैक्ट उसके अंदर होता है, वो सब मिला के जो एक इंसान में क्वालिटीज बनती हैं, वो हेल्प करती है एक अच्छा ऑडिटर बनाने में। तो ऑडिटर को आगे पीछे हर बिजनेस के बारे में, ठीक है, धीरे धीरे एक्सपीरियंस से ही सीखता है, ग्रो करता है, लर्न करता है, लेकिन ऑडिटर को तब भी बेसिक आइडिया होना चाहिए जिस भी बिजनेस का वो ऑडिट करने जा रहा है। ये नहीं कि वो एकदम ब्लैंक होके जा रहा है, उसके अंदर ये क्वालिटीज हैं, लेकिन ये क्वालिटीज भी तभी होंगी जब वो थोड़ा नॉलेज अपना लेवल ऐसे रखेगा कि उसे ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। फिर नहीं तो क्या होता है कि ऑडिटर अगर ब्लैंक होके जा रहा है, प्रिपेयर होके नहीं जा रहा है, तो बिजनेसमैन या कोई भी मैनेजमेंट हो, टॉप लेवल जो भी मिडिल लेवल, वो उसका एडवांटेज ले सकते हैं और उसे पूरी तरह से फॉल्सिफाई कर पाएंगे, वो लोग कंसील कर लेंगे उससे सब कुछ। तो इसलिए प्रिंसिपल्स को फॉलो करे, अपना दिमाग खुला रखे, ये सब क्वालिटीज रखे। किसी भी ऑडिट को स्टार्ट करने से पहले अपनी वर्किंग जरूर करके जाए कि हमें तो सबसे पहले ये देखना है, चाहे हमसे क्लाइंट पहली बार में इंटरेक्शन करे या ना करे, ठीक। तो ये सब चीजें हैं, क्वालिटीज में आती हैं, जो इसमें एक्सप्लेन है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये सब, ठीक है। अब जैसे इसमें लिखा है कि इंटेंसिव, उसे नॉलेज होनी चाहिए लॉ के प्रिंसिपल्स की, फिर उसे जैसे जो भी थ्योरेटिकल नॉलेज है, थ्योरेटिकल नॉलेज नो डाउट वो तो होनी ही चाहिए ना। जैसे अब कोई हम केस स्टडी पढ़ रहे हैं और हमें यही नहीं पता है कि इसमें ये जो लॉ लग रहा है इसमें क्या लैंग्वेज लिखी है, बार बार हमें बुक खोल के देखना पड़ रहा है, तो वो चीज़ें तो गलत हो जाएंगी। तो बेसिक आइडिया होना चाहिए, ठीक है। अब जीएसटी है तो जीएसटी किसी क्लाइंट को समझाना है, उसका टर्नओवर लिमिट एक्सीड कर रही है, लेकिन अभी भी वो कॉम्पोजिशन स्कीम में है, तो उसे पूरा आइडिया बताना है हमें कि कैसे आप रेगुलर स्कीम में आ सकते हो, तो उसके लिए आपको नॉलेज होना ज़रूरी है, ठीक है। इसके अलावा सफिशिएंट नॉलेज तो होनी चाहिए बिजनेस की, जैसे कि मैंने बताया, लेकिन उस बिजनेस से जुड़े हुए क्या क्या फीचर्स हैं, वो
उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तभी तो ऑडिटर को एक तरह से पूरी तरह से जैसे चारों दिशाओं से उसे खुद को भी अलर्ट रहना पड़ता है कि हमें अपना माइंड भी यूज़ करना है, हमें मैनेजमेंट की बात भी सुननी है, हमें एम्प्लॉइज़ और कस्टमर्स जैसे अगर बात होती है उनसे भी तो उनका भी फीडबैक लेना है। तो हर तरह से सिक्योर्ड हो वो, उसके पास एविडेंसेस की कमी ना हो। ठीक। अच्छा, इसके अलावा क्या लिखा है कि जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिव्यू करने के लिए उसे तुरंत बुला लिया जाता है, ठीक है, और वो चीज़ उसके लिए यूजलेस हो जाती है जब तक उसे नॉलेज ना हो एज एन एक्सपर्ट। तो इसीलिए उसे प्रिंसिपल्स की नॉलेज होनी चाहिए। ये सब चीज़ें इसमें ऑडिटर के उसमें लिखी हुई हैं। कोई बहुत टेक्निकल चीज़ें नहीं लिखी हैं इसमें, बहुत इजी इजी हैं। अगर आप इसको एक बार पढ़ के भी जैसे एक बार में समझ आ जाएगा, एक बार आप उसको रीड करोगे और बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि ऐसी चीज़ें हैं जो आप खुद में फील कर पाओगे कि हाँ ऑडिटर जैसे एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात हो रही हो कि ये सब ट्रेड्स आ जाएं और ये सब ट्रेड्स जब कंप्लीट हो जाएं तो फिर वो एक ऑडिटर बनाती है, गुड ऑडिटर। ठीक है। तो लेकिन लास्ट में सबसे लास्ट में क्या लाइन लिखी है, सबसे लास्ट में ये लिखा है कि ऑडिटर ऑनेस्ट होना चाहिए। ठीक है। ही मस्ट नॉट सर्टिफाई व्हाट ही डज नॉट बिलीव टू बी ट्रू, मतलब जो चीज उसे लगती है कि ये फॉल्स है तो उसके बारे में वो सर्टिफाई ना करे। रीजनेबल स्किल्स यूज करे, अपना प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म यूज करे कोई भी चीज सर्टिफाई करने से पहले, क्योंकि उस पर उंगली पहले उठाई जाएगी कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को ऑडिट किसने किया है। तो ये सब बातें हैं जो इस पर्टिकुलर टॉपिक में मेंशन है, क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो टॉपिक है वो है एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, यानी कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या एलिमेंट्स होनी चाहिए, क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए। ठीक है। तो उस बारे में डिस्कशन किया है, जैसे यहाँ पे कुछ लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात की है, एथिकल रिक्वायरमेंट्स, फिर ह्यूमन रिसोर्सेज एंड ऑल। ठीक है। तो ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ये पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है। और उसके अलावा जैसे अगर आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक, आज के टॉपिक में या इससे पहले वाले में कोई भी तरह की क्वेरी अराइज हुई हो तो प्लीज़ ज़रूर पूछिए कमेंट बॉक्स पे। वीडियो अच्छी लगी हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है सीए ज्योति ट्यूटोरियल्स के नाम से, उसे ज़रूर फॉलो करिए, उस पर आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। बाकी इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा लेंदी है बट तब भी हम प्रिसाइज वे में करेंगे और आपको समझ आए इसकी पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है। फिर इसके अलावा जैसे एक टॉपिक आएगा प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट। अब क्योंकि हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं अभी तक, क्वालिटीज़ भी पढ़ ली, एडवांटेजेस पढ़ लिए, स्कोप ऑफ ऑडिट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट, इनहेरेंट लिमिटेशंस। अब शुरू कैसे करना है, तो शुरू करने से पहले पहले क्या क्या चीज़ें माइंड में रखनी है, तो उस पे एक टॉपिक है प्री कंडीशंस फॉर ऑडिट। ठीक है। तो अब ये भी हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।